हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MKD एकेडमी की स्टडी पर। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। आज कल मैं आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर नंबर 5 NCERT क्लास 6 का। ठीक है, तो जो आधा पार्ट रह गया था उसको अब स्टार्ट करते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना असंभव नहीं होता है। यानी कभी कभी हम जैसे कोई भी किसी चीज में कोई कंकड़ या पत्थर वगैरह मिले होते तो हम उस चीजों को हटा सकते हैं, और कभी कभी ऐसे भी कण मिले होते हैं जिसको हम उठा नहीं सकते या हटा नहीं सकते, तो उनको हम कैसे पृथक्करण करेंगे उन चीजों का, उसके बारे में ये दिया गया है। अवसादन विधि द्वारा, निस्तारण विधि द्वारा और निस्यंदन विधि द्वारा। ठीक है, उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक करते हैं? प्राय पकाने से पहले चावल दालों को जल से धोया जाता है, और जब आप चावल तथा दाल में जल डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां चली जाती हैं। सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्योंकि आपने देखा होगा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करने जल को बाहर गिराया जाता है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के निचले तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे किसी दाल है, चावल है, उसमें कुछ मिट्टी होती है तो वो क्या होती है, बैठ जाती है मिट्टी पानी डालने पे। जो पानी डालने में मिट्टी बैठ जाती है तो जब हम टेढ़ा थोड़ा सा बर्तन कर देते हैं उससे क्या है, मिट्टी बाहर निकल जाती है और दाल रह जाती है। जब फिर हम दोबारा धोते हैं तो उसमें भी मिट्टी वगैरह होती है तो दाल वगैरह रह जाती है, मिट्टी बाहर निकल जाती है। अवसादन मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। बिना हिलाए किसी चीज को, किसी बर्तन में दाल है उसमें मिट्टी है तो बिना हिलाए उसको बर्तन को टेढ़ा करके पानी को निकाल देते हैं, उड़ेल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निस्तारण। ठीक है, तो मिश्रण का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब देखो, जैसे मिट्टी एवं जल का मिश्रण, मिट्टी और जल का मिश्रण हो गया। ठीक है, और मिट्टी अघुलित पदार्थ है, यानी पानी में मिट्टी घुलती नहीं है। अब हमने मिट्टी को जल में डाल दिया, थोड़ी देर रोक दिया, थोड़ी रुक गया गिलास में, तो वो क्या है, मिट्टी बैठ जाएगी और पानी क्या है, ऊपर आ जाएगा। मिट्टी जो बैठ जाएगी और पानी रह जाएगा। तो पानी को हम बिना हिलाए अगर उसको उड़ेल देंगे तो पानी, साफ पानी बाहर आ जाएगा और मिट्टी उसमें बैठी रह जाएगी। ठीक है, किसी मिश्रण के दो अवयवों का अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, यह विधि कहलाती है। यह है सिद्धांत ऐसे द्रवों में के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जो आपस में मिश्रण नहीं होंगे उनको हम निस्तारण या अवसादन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। जैसे आपने पानी पे तेल डाल देते हो तो तेल की कुछ बूंदें कहीं दूर कट जाती हैं, इधर उधर हट जाती हैं, तो क्या कहलाती है, पृथक्करण, यानी अलग अलग हट जाती हैं। थोड़ी देर रोक दे तो ठीक है, कुछ समय के लिए रख दिया जाए तो वे दोनों पृथक हो जाती हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत पर बनता है उसे निस्तारण तथा पृथक कर सकते हैं। आइए फिर से ठोस और तथा द्रव के किसी भी मिश्रण पर विचार करें कि चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप चालनी यानी छलनी का उपयोग करते हैं। निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आप चाय में कुछ पत्तियां भी मिलती हैं? जब चाय को एक छन्नी में डाल दिया जाए तो क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन फिल्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अवसादन किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज को, दाल है,
पानी है, उसमें हम या तो मिट्टी या धूल के कण होंगे तो उसमें हम पानी डालेंगे तो वो क्या है, अपसादन। और जब हम उसको बिना हिलाए उड़ेल देंगे पानी को तो वो क्या कहेगा, निस्यंदन। और जब हम किसी चाय को चलनी वगैरह से छानेंगे तो उसे कहते हैं निस्यंदन। निष्पादन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, 3 विधियां हैं। तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो ये तो कौन सी विधि होती है? निस्यंदन विधि अच्छी होती है। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े से टुकड़े से बुने हुए तागे के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। ठीक है। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं। यानी फिल्टर पेपर जो आता है उसके द्वारा हम उसमें जल डाल दें तो अशुद्धियां ऊपर रह जाएंगी फिल्टर पेपर के और जल नीचे गिलास में आ जाएगा। ठीक है। जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र का उपयोग करते संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। इसमें जो देखो चित्र में फिल्टर पेपर जब यूज करते हैं तो उसका इस तरीके से फिल्टर पेपर का यूज करते हैं, जिससे क्या आपका जल बाहर आ जाता है और कण जो मिट्टी के होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब साधारण फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन विधि द्वारा उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़ों के छन्नी से फिल्टर करने पृथक किया जाता है। ठीक है। तो अब और पढ़ते हैं आगे। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं। हिलाने के बाद क्या आप बीकर के में कोई नमक देखते हैं या नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए तो जल को उबल कर उड़ेलने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? तो देखिए आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी रखा है, पानी नमक रखा है, इसमें गर्म कर रहे हैं तो नमक युक्त जल है इसमें भरा हुआ, जैसे समुद्र का जल नमक युक्त होता है, उसको हमने गर्म किया तो भाप बन गया। भाप बनने से क्या है, नमक नमक रह गया और जल भाप बन के उड़ गया। तो जल को उस क्रिया को क्या कहते हैं? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहां जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जहां जल होगा वहां वाष्पन की क्रिया निरंतर होती रहेगी। आपके विचार से नमक कहां से आता है? समुद्र के जल से अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। तो कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखो किस तरीके से नमक प्राप्त किया जाता है। जल जहाँ पे समुद्र वगैरह उनके किनारों पे जहाँ नमक ज्यादा होता है समुद्री पानी में, उसको गड्ढे करके उसमें पानी को डाल दिया जाता है और जब सूर्य की किरणें पड़ती है उससे क्या है, जल वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने से जल भाप बन के उड़ जाता है और क्या रह जाता है, नमक नमक रह जाता है उन गड्ढों में। तो उन गड्ढों से फिर नमक निकाल के सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये प्रक्रिया है, ये आपने चित्र में देखी होगी। पृथक की एक से अधिक विधियों का उपयोग। पृथक करने की, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि अगर हम मिश्रण बहुत काफी तरह के होते हैं, कण भी होते हैं, छोटे छोटे कण भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, तो इसके लिए सारी एक विधियां काम नहीं करती हैं। कई विधियों के द्वारा हम इन चीजों को पृथक्करण
करते हैं। ठीक है। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करते हैं? पहले भी देखा होगा, हस्तचयन विधि द्वारा या कई विधियां थी, वो व्यवहारिक नहीं होंगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इससे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी जो रेत होगा वो तो नीचे बैठ जाएगा और जो पानी में नमक होगा वो घुला रहेगा। तो रेत जो बैठ जाएगा और पानी को हम निस्यंदन विधि से हम निकाल सकते हैं या निस्तारण द्रव। ठीक है। अब इस निस्तारित द्रव नमक व जल को पृथक करना। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दिया जाए, जो जिससे केतली को गर्म कीजिए। आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखेंगे। यानी आपने केतली में पानी भर दिया, अब उस पानी को आप गर्म करिए। गर्म करोगे तो टोंटी जो होती है केतली की, उसमें से भाप निकलती है। जब भाप निकलेगी तो आप उस पर कोई बर्तन लगा लीजिए, ऊपर भाप निकले तो देखो दोस्तों, इस प्रक्रिया से क्या होता है, भाप जो बनेगी उस पे आएगा भाप प्लेट पे भाप बनेगी तो वो थोड़ा ठंडा होगा तो क्या जल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी बाष्पन से जल में परिवर्तित होना। ठीक है। बाष्पन तथा संघनन इसको कहते हैं। जो भाप जल में परिवर्तित होती है उसको कहते हैं संघनन। ठीक है। एक धातु की प्लेट से, जो चीज मैंने बताई थी वही चीज लिखी हुई है, इसके ऊपर कुछ बर्फ रखी हो, यानी प्लेट के ऊपर बर्फ रखी होगी तो क्या है, वो भाप बनेगी। भाप से वो पिघलेगी तो ठोस से वो क्या बनेगा, जल बनेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहते हैं, बाष्पन तथा संघनन। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के गर्म संपर्क में आते ही तो संघनित होकर द्रव जल में बन जाती है। जैसे भाप, प्लेट के ऊपर बर्फ रखी है, ठोस है बर्फ, और उस पे नीचे से भाप लग रही है टोंटी के द्वारा, क्योंकि केतली की टोंटी गर्म हो रही है तो भाप लग रही है, पानी गर्म होगा तो भाप निकलेगी, प्लेट पे लगेगी, भाप निकलेगी तो वो बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा तो उसको कहते हैं संघनन विधि या संघनित विधि। प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाले ग्रह जल संघनन द्वारा भाप बनता है। जल बाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। यानी जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहते हैं, संघनन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और ये सारे या पढ़ना। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, बाष्पन तथा संघनन विधि का उपयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति। ठीक है, रेत से नमक प्राप्त किया था, फिर उसके बाद नमक के संपूर्ण पैकेट रेत की थोड़ी ही मात्रा में मिलाया जाता है। फिर उसमें क्रियाकलाप रखी सुखाई गई विधि नमक को पुनः प्राप्त करके प्रयास किया जाता है, परंतु उससे यह पाया गया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े से भाग ही पुनः प्राप्त कर पाई, उससे कहाँ त्रुटि हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। 4 में पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक रखे डालकर तब तक बिड़ोलिए कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से ना घुल जाए। ठीक है, अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति उसको घुमाइए। इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक मिलाते बिड़ोलिए करते रह जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाइए के बाद आप यह पाते हैं कि कुछ अबिलेय नमक बच जाता है। यानी आप उसमें नमक डालते जाओ तो क्या है, ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो वो क्या है, घुलेगा नहीं, उसके कण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अबिलेय नमक बच जाता है तो और बीकर की तली में बैठ जाएगा वो। ठीक है, नमक नहीं घुल सकता। अब इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जब नहीं घुलेगा, अधिक मात्रा में जो विलयन
जो चीज मिलाई जा रही है वो अधिक मात्रा में हो जाती है तो उसको क्या कह देते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है वो। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ, और जब पहली में रेत में ये चीजें की गई। देखो इस तरीके से नमक डालते रहिए तो क्या होगा, ये चीजें होंगी। अब देखो अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया, कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिलकर रह गया और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। यानी ज्यादा आप जल मिला दोगे तो वो क्या है, कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं था, तो क्या उसने कि अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा को संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से ही अधिक नमक घोला जा सकता है। हाँ, तो पहली सहायता से करने का प्रयास करें। ठीक है, इन चीज़ों को समझिए। जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये क्रियाकलाप तो ये कुछ काम नहीं आते हैं, इनसे तो प्रैक्टिकल्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, प्रमुख शब्द बताए थे, मंथन, संघनन, निस्तारण, बाष्पन, निस्यंदन, संतृप्त विलयन, अवसाद, चालन और विलयन और थ्रेशिंग, निष्पावन। ये सारे शब्दों का मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा विधियाँ भी दी हैं, इनको मैंने आपको समझाया भी है। तो इन चीज़ों को आप लिखें पेन और कॉपी लेके उस पर, तो इन चीज़ों को ज़्यादा लिखोगे तो उससे याद हो जाएंगी। अब ये सारांश है, ये सारांश आप सबको पढ़ना है। इस सारांश को पढ़ोगे तो उसमें आपको ये चीज़ पता पड़ जाएंगी। जो चीज़ मैंने आपको मंथन, संघनन, निस्तारण, बाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, ये सारी जो चीज़ें मैं बताई हैं, इसी सारांश में आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। आपको इसका लिखित नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगले पेज पे भी इसका सारांश है। तो देखो दोस्तों, ये भी इसका सारांश है, इन सबको आप याद करना। ठीक है, ये सारे आपके याद करोगे तो इससे क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस बुक से। ये पॉइंट्स हैं, इनको याद करना। तो दोस्तों, इस सबको चीज़ों को याद करना। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारे चारों तरफ होने वाले परिवर्तन। हमारे चारों तरफ जो परिवर्तन होते हैं वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 6। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे कराएंगे। आज के लिए आज का आप ये चैप्टर खत्म होता है पदार्थों का पृथक्करण, चैप्टर 5। इन सबको याद करना और कॉपी पे लिख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करना, जिससे आपको फायदा हो। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय।